गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। ठीक। हाँ, सर ऋग्वेद के क्वेश्चन आएंगे क्या? सीडीपी में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप सोशल साइंस वगैरह देखते हो तो वहां पे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया और जल्दी से आंसर आप लोगों को यहाँ पर देना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है और ईमानदारी से वीडियो के एंड में अपना स्कोर बताना कितना आप लोगों का स्कोर हुआ है, तभी पता चलेगा कौन बच्चे यहाँ पर टॉप कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने अजर्सन दे दिया, अभिकथन दे दिया। एक बच्चा तो 11 महीने में चलना सीख जाता है, जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीख जाता है। अब इसका रीजन यहाँ पे दिया है कि व्यक्तियों में जो विकास होता है वो भिन्न भिन्न दरों पर होता है, यानी कि अलग अलग रेट पर होता है जो विकास होता है। तो आपको सही विकल्प यहाँ पर चुनना है। क्या ये दोनों सही है? क्या पहला ठीक है? और पहला ठीक है तो दूसरा उसकी सही प्रकार से व्याख्या कर रहा है। 4 ऑप्शन सामने आपकी स्क्रीन पर है और 5 सेकंड का आपको टाइम यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत है आपके 5 सेकंड और वो लगा दे, इसमें क्या नाम है, पोल लगा दे, ठीक है। तो मैं पोल आप लोगों के लिए लगवा रहा हूँ और पोल के अंदर आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी से इनके आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। हाँ भाई, पोल लगवा रहा हूँ, पोल अभी आ जाता है आपके सामने, ठीक। देखिए यहाँ पर आ रही है कि एक बच्चा तो 11 महीने में चलना सीख रहा है, दूसरा बच्चा 15 महीने के अंदर चलना सीख रहा है। देखिए, जो बच्चा चलना स्टार्ट करता है ना, लगभग जब बच्चा आपका 7 महीने से लेके 10 महीने तक का बच्चा होता है तो बच्चा रेंगना स्टार्ट कर देता है, जिसको क्रोलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको जिसको कहा जाता है क्रोलिंग कहा जाता है। हालांकि क्वेश्चन भी इसने अजीब ही दिया है, सिर्फ चलने के बारे में पूछ लिया। अब ये नहीं पूछा रेंग कर चलता है या खड़ा होकर चलता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा, ठीक है। वरना आपको ध्यान रखना है कि लगभग 7 महीने से लेकर 10 महीने का बच्चा क्रोलिंग यानी कि रेंगना शुरू कर देता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं चलने की, तो इसने कहा 11 महीने का बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है। हालांकि जो बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है वो अपना 15 महीने में चलना स्टार्ट करता है, लेकिन उसको बैलेंस बनाना नहीं आता। क्या नहीं आता? उसको बैलेंस बनाना यहाँ पर नहीं आता। लेकिन बच्चा बच्चा जब आपका 18 महीने का हो जाता है, 18 महीने का हो जाता है तो उसको बैलेंस बनाना आ जाता है, यानी बैलेंस बनाकर बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है। अगर मान लीजिए सीढ़ी पर बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो सीढ़ी पर भी बैलेंस बनाकर चढ़ जाता है। जब बच्चा 18 महीने का होता है, 15 महीने में उस सीढ़ी पर बैलेंस बनाकर नहीं चलेगा। तो यही क्वेश्चन इसने पूछा है कि जब बच्चे का इस प्रकार से विकास हो रहा है, तो किसी बच्चे का 11 महीने में विकास हो गया चलने का, किसी महीने में 15 महीने में हो गया। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हर बच्चे का विकास चलने का, सीखने का या किसी भी चीज को, नॉलेज को ग्रहण करने का अलग अलग प्रकार से होता है। आप लोगों का अलग हुआ है, मेरा अलग हुआ है, ठीक है। तो चलना भी हम लोगों ने अलग अलग कुछ महीनों में सीखा होगा, कोई जल्दी सीख गया, कोई लेट सीख गया, ठीक। तो पहला दर्शन यहाँ पर आपका ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पर जो कारण इसमें दिया हुआ है कि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। ये विकास का एक महत्वपूर्ण आपका प्रिंसिपल है कि विकास के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, जिसकी वजह से विकास की जो दर होती है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। अगर आप लोगों का फिजिकल डेवलपमेंट आपका अलग अलग प्रकार से होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग होगा, तो उसमें रेट भी अलग अलग पाई जाएगी, जिसकी वजह से कोई बच्चा 11 महीने में, कोई बच्चा 15 महीने में चलना सीखेगा। इस प्रकार से बच्चा सीख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है और आप लोग किसको आंसर दे रहे हो? पहले को सही दे रहे हो, बिल्कुल ठीक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मैच करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलान करना है, मैच करना है। 4 आपके सामने स्टेज दी हुई है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मैच करना है। पहली स्टेज आपको दी हुई है, शैशवावस्था दी हुई है, इन्फेंसी स्टेज दी हुई है कि शैशव में अवस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। दूसरी स्टेज दी हुई है आपको, प्री ऑपरेशनल दी हुई है, पूर्व संक्रियात्मक आपको दी हुई है। इसमें बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ कर देता है, यानी कि जो आपकी डिडक्टिव और रीजनिंग थॉट होती है, रीजनिंग होती है, उसको स्टार्ट कर देता है। थर्ड आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट वाली, इसमें बच्चा वर्गीकरण और संरक्षण करना सीख जाता है, यानी कि बच्चों को अपना क्लासिफिकेशन और यहाँ पर कंजर्वेशन करना यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। या फोर्थ आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा अनुकरण की शुरुआत करता है, यानी कॉपी करना स्टार्ट कर देता है और कल्पनात्मक खेल उसको आना स्टार्ट हो जाते हैं। बताओ यहाँ पर जीन प्याज के अकॉर्डिंग इन अवस्थाओं के इन अवस्थाओं में सबसे बढ़िया मैच द फॉलोइंग कौन सा आपका बनना है? टाइम शुरू होता है यहाँ पर आपका अब। 1 2 3 4 5। थर्ड, थर्ड के साथ ज्यादातर बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक, यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जब बच्चा यहाँ पर होता है 7 साल से लेकर 11 साल तक का बच्चा होता है, तो बच्चों को यहाँ पर क्या आ जाता है? शुरू होना कंजर्वेशन का स्टेप आ जाता है, यानी कि किन्हीं भी दो चीजों में उनमें अदला बदली हो जाए, उनके रंग रूप साइज में अदला बदली हो जाए, लेकिन बच्चा फिर भी उसके अंदर जो क्वांटिटी रहेगी, जो मटेरियल रहेगा, उसको यहाँ पर समझ पाता है और चीजों का क्लासिफिकेशन भी करना शुरू कर देता है। बेसिकली जो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें जितनी भी ऑपरेशन यानी संक्रियाएं होती है, उनको बच्चा यहाँ पर सीख जाता है। अगर मैं बात करूं शैशवावस्था में तर्क को लागू करता है, शैशवावस्था में तो तर्क करना बच्चे को आता ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा निगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक जो तर्क करता है ना, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, तो निगमनात्मक तर्क जो बच्चा आता है वो फॉर्मल के अंदर आ जाता है, जब वो यहाँ पर निगमनात्मक तर्क करना शुरू कर देता है, नियमों पर आधारित तर्क करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत और कल्पनात्मक खेल यानी कि प्रतीकात्मक खेल, ये आ जाते हैं। अनुकरण करना और प्रतीकात्मक खेल बच्चों को प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आते हैं, जब बच्चा आपका 2 साल से लेकर 7 साल तक का होता है, ठीक है। तो ये आपके एक्यूरेट स्टेजेस बैठेगी। आप लोगों ने बताया थर्ड, तो थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जिन लोगों ने सही बताया, ठीक है। गलत वालों की बात नहीं कर रहा मैं। चलिए, अगला क्वेश्चन एक और सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है,
एक सेकंड रुको भाई। ठीक, पोल अभी आएगा, माइक की थोड़ी सी आवाज कम थी। ठीक, चलिए अब देखते हैं भाई आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एनईपी 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है उसके बारे में बताना है। क्या यहाँ पर बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए, समग्र रूप से उनका विकास किया जाए, या बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाए, अनुभवात्मक शिक्षा दी जाए, या उनके पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती की जाए, या फिर बहुभाषावाद यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करता है जो एनईपी 2020 बात करता है। तो बताओ यहाँ पर सही आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक सर, विकास रेखीय होता है नहीं होता? विकास रेखीय नहीं होता आपका, विकास आपका स्पाइरल होता है। ठीक है, बच्चे ने कहा विकास क्या रेखीय होता है? रेखीय नहीं होता, विकास आपका स्पाइरल होता है। इस प्रकार से अनुभव पर आपका आधारित होता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की आपको बताऊं जो सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, एनईपी 2020 ने जो आपका यहाँ पर चीजें लिखित की है, रिकमेंड की है, वकालत की है, उसमें चारों ही ऑप्शन सही आ जाएंगे कि बच्चे का समग्र रूप से विकास करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, चाहे बच्चे का फिजिकल हो, चाहे उसका कोग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो, हर प्रकार से बच्चों का यहाँ पर विकास करना है और उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग करानी है जहां पर बच्चा खुद अपने अनुभव के आधार पर चीजें सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखता है। तो अनुभवात्मक आपकी शिक्षा हो जाएगी। पाठ्यक्रम की सामग्री में कटौती की बात करता है, कंटेंट में कटौती की बात करता है कि बच्चों को ज्यादा कंटेंट ना कराया जाए, इसलिए करिकुलम ऐसा हो कि वो करिकुलम में कंटेंट कम हो, उस करिकुलम के अंदर जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, सिलेबस होता है, उसके अंदर कटौती की जाए और बच्चों को एक्टिविटीज के माध्यम से, बच्चों को ऐसी खेल विधियों के माध्यम से समझाया जा सके और बच्चों को अपनी जो प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं उनके माध्यम से बच्चा जब सीखेगा वो सबसे इफेक्टिव तरीके से सीखेगा, ना कि इनके माध्यम से, बल्कि आपका 10 दिन का 10 डे नो बैग डे भी आपका चलाया जाएगा। क्या चला जाएगा स्कूल के अंदर? नो बैग डे भी आपका चला जाएगा कि साल में 10 दिन जो आपके रहेंगे उस 10 दिन के अंदर बच्चों को कोई बैग लेकर नहीं आना, बिना बैग के अपना जो बच्चा सीखेगा वो गेम के माध्यम से सीखेगा, या फिर जो बच्चा सीखेगा इसके अंदर वो सीखेगा, जैसे मान लीजिए कुछ व्यावसायिक शिक्षा लेना चाहता है तो जो व्यवसायिक उसको यहाँ पर नॉलेज देंगे उनके अंडर में काम करके सीखेगा। जो इमारतें रहेंगे, ठीक है, जो इमारतें रहेंगे उन इमारतों को जा जाकर बच्चा वहां पर ऑब्जर्व करेगा, लाल किला, ताजमहल, इस प्रकार की जो आसपास में रहेगी इनके माध्यम से बच्चा यहाँ पर सीखेगा। बहुभाषावाद की बात करता है, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करता है कि जहां पर एक क्लासरूम में अलग अलग प्रकार के बच्चे वहां पर पढ़ेंगे, अलग अलग भाषाओं के बच्चे पढ़ेंगे, तो इसको महत्वपूर्ण यहाँ पर माना है और इसमें आपको साथ में ध्यान रखना है जो आपकी मदर टंग होती है, जो मातृभाषा होती है, इसके शिक्षण की बात की है। ये कहा हुआ है कि एटलीस्ट 5th क्लास या उससे आगे भी 8th क्लास या अगर उससे भी पॉसिबल हो सके तो उसमें भी आपको बच्चों की मातृभाषा में शिक्षण कराना है। तो यहाँ पर सभी की बात आपके एनईपी 2020 के अंदर आपकी रिकमेंड की गई है। चलो अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर अब आप लोगों को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अजर्सन यानी कि अभिकथन कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो देखते हैं, जो कि आप लोग भी देखते हो आजकल बिग बॉस चल रहा है। ठीक है, कौन सा आता है उसमें? पुनीत सुपरस्टार जो आता है, ठीक है, या रोडीज वगैरह आप लोग देखते हो। तो छोटे बच्चों का क्या, बड़े बच्चों का भी रियलिटी शो पर आधारित होता है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली खेल की बात कही हुई है। आई थिंक आप लोग ऐसा खेल नहीं खेलते होंगे जैसे पुनीत सुपरस्टार खेलता है, कभी पानी में लेट जाएगा, कुछ सर के ऊपर डाल लेगा, या कोई करता है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर कारण अजर्सन दिया है, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया भी बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। क्या ये दोनों ठीक है या इनमें से एक ठीक है? और जो ठीक है उसकी कौन सी सही प्रकार से व्याख्या कर रहा है? बताओ सही से, जल्दी से। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड जो आपका पुनीत सुपरस्टार है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर सही देना है। ठीक है, चलिए देखिए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो आपके टीवी शो होते हैं तो टीवी शो के माध्यम से बच्चा चीजें सीखता है, खासकर जो छोटे कार्टून की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप बड़ों की बात नहीं कर रहा, तो उनके माध्यम से बच्चा देखता है कौन सा गेम है, कौन सी एक्टिविटीज के माध्यम से खेला जा रहा है और फिर उनको भी अपना घर के अंदर कॉपी करता है, सीखता है। यहाँ पर बच्चा पहला ठीक है। यहाँ पर सामाजिकरण का माध्यम पूछा हुआ है। देखिए जो परिवार और साथी होते हैं, सामाजिकरण की आपकी फर्स्ट एजेंसी होती है जिसके माध्यम से बच्चा जो सबसे पहली चीजें सीखता है सामाजिकरण के अंदर वो अपने परिवार से सीखता है। ठीक है, उसके अपने दोस्त यार से फिर सीखता है और उसके बाद जो सेकंड एजेंसी होती है, दूसरे नंबर पर जो एजेंसी होती है जिनके माध्यम से बच्चा चीजें सीखना स्टार्ट करता है, तो वो आपका मीडिया हो जाएगी। ठीक है, वो आपका मीडिया हो जाएगी। जैसे बच्चा आजकल आपके हर घर के अंदर बच्चा होगा सिर्फ मोबाइल फोन में लगा रहता होगा, यूट्यूब चलाता रहता होगा, उसमें चीजें देखता रहता होगा। ठीक है, तो मीडिया सामाजिकरण की सेकंड एजेंसी हो जाएगी, स्कूल आपका सेकंड एजेंसी इसके अंदर हो जाएगी, धार्मिक स्थल आपके इसके अंदर आपकी सेकंड एजेंसी हो जाएगी, जिनके माध्यम से बच्चा अपना सामाजिकरण करता है, समाज से चीजें सीखता है। ठीक है, तो पुनीत सुपरस्टार से आपने क्या चीजें सीखी वो आप लोग खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर इसकी सही व्याख्या करता है, ये आपका पहला ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस बच्चे का स्कोर आज कम आएगा इतना पढ़ाने के बावजूद भी, तो उसे पुनीत सुपरस्टार की तरह जैसे वो एक्टिविटीज करता है ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। देखते हैं आप अपने चहेते सुपरस्टार को प्यार करते हैं या नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसके बारे में नजर डालते हैं कि प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक यहाँ पर महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
क्या यहाँ पर प्याजे कहता है कि टीचर जो होना चाहिए वो फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए, मोबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, या फिर विविध सामग्रियों का प्रावधान करना चाहिए, या फिर मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सुनिश्चित करना। बताओ जीन प्याजे ने जो अपना सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का इंप्लीमेंटेशन जब आपके एजुकेशन के अंदर हुआ, शिक्षा के अंदर हुआ, मैं हट जाता हूँ साइड में से, तो कौन कौन सी चीजें यहाँ पर लागू की गई। आपका टाइम शुरू होता है अब, 5 सेकंड आपको मैं दूंगा, जल्दी बताओ इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है सर, बीपीएससी का फॉर्म बन नहीं रहा है, हम लोग नहीं भर रहे अभी तक, साइट काम नहीं। अरे इतनी बेकार साइट बनी है, बच्चे परेशान हो गए फॉर्म भर भर के। ठीक है पूरे दिन लगे रहते हैं फॉर्म भरने के लिए। अब पता नहीं क्या साइट इन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है। ठीक है बीपीएससी की मैं बात करूंगा, परसों इसकी मैराथन क्लास दूंगा बीपीएससी वालों की, तो तब उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा। ठीक है मैराथन क्लास आने वाली सेकंड वाली आपकी। अब देखिए जीन प्याजे ने कहा था कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टीचर को अपने पढ़ाने के अंदर, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग, यहाँ पर उनको चीजों को समझाए, अलग अलग सामग्रियों का प्रावधान की बात करी थी, और मध्य स्तरीय नवीन अनुभव की बात करी, रीइंफोर्समेंट की बात नहीं करी। तो आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड आंसर यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है कौन सा भैया आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो आपके तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर, लगाओ भाई इनके लिए पोल और देखते हैं इसका सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। ठीक अगला क्वेश्चन सामने आ गया स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है, आपको मैच करना है, सही वाला पेयर कौन सा है। पहला दिया हुआ है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन दिया हुआ है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये किससे संबंधित है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है, जो उन्होंने अपने 3 लेवल बताया और उसके अंदर 2-2 स्टेज बताई, तो टोटल 6 स्टेज आपको बताई। तो आपको बताना 6 स्टेज में से आपकी कौन सी स्टेज बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर बननी है। तो पहली स्टेज यहाँ पर ये तो मैंने ही सारी चीज एक्सप्लेन कर दी, ये नंबर में आधा नंबर मेरा भी रहेगा। ठीक है देखिए पहला आपका पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, जिसमें कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए यहाँ पर बदला जा सकता है, या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास यानी कि गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन की बात हो रही है कि दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित किया जाता है। थर्ड है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास यानी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को खुद यहाँ पर चुना जाता है। या फिर आपकी फोर्थ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जिसमें किसी भी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है। बताओ जो आपके लॉरेंस कोलबर्ग की 6 स्टेज थी, 6 में से 4 स्टेज सामने स्क्रीन पर है, और 4 स्टेज के अकॉर्डिंग कौन सी आपकी यहाँ पर जो सिचुएशन दी हुई है वो यहाँ पर एक्यूरेट आपकी बन जाएगी। तो बताइए देखिए क्या आपका सही आंसर बनता है। सेकंड आप लोग दे रहे हो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जिसमें बच्चा क्या काम करता है, नहीं वो तो थर्ड वाली है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, इसमें दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। बिल्कुल सही बात है, सोसाइटी में अपने आप को यहाँ पर बच्चा प्रेजेंट करता है कि यहाँ पर मुझे अच्छा बनना है या अच्छी मुझको बननी है, क्योंकि बेसिकली जो आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है उसके अंदर आपकी लॉ एंड जो आपकी सोशल ओरिएंटेशन आ जाती है, जिसमें बच्चा जो नैतिकता यहाँ पर दिखाता है, तो बच्चा जो नैतिकता इसके अंदर आपका दिखा, ओ सॉरी मैं कह रहा हूँ प्री कन्वेंशनल के अंदर। ठीक है तो यहाँ पर जो बच्चा नैतिकता दिखाएगा ना, वो नैतिकता दिखाता है समाज के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, समाज के अकॉर्डिंग नैतिकता यहाँ पर दिखाता है कन्वेंशनल स्टेज के अंदर। तो आंसर आपका सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी की स्टेज आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी। ठीक है चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया था मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद ही मुझे बताओ आज। ठीक है आज मुझे कुछ भी नहीं आता, आज देखता हूँ आप लोगों को कितना आता है। तो इनके सिद्धांत में कौन सी बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों को सुंदरता को उसको पहचान लेते हैं और जान सकते हैं, कौन सी इंटेलिजेंस है, स्पेशल, नेचुरलिस्टिक, म्यूजिकल या फिर इंटरपर्सनल। बताइए यहाँ पर आपकी 4 बुद्धि दी हुई है जो हार्वर्ड गार्डनर ने बताई है, 4 और होती है इनके अलावा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इन 4 में से बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है भाई देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर कोई व्यक्ति ठीक है या किसी भी बुद्धि वाला व्यक्ति अगर कोई यहाँ पर प्रजातियों की सुंदरता या एनवायरमेंट से कनेक्ट करता है या एनवायरमेंट लवर होता है, पर्यावरण के बारे में जागरूक होता है, तो उसके अंदर जो बुद्धि पाई जाती है वो पाई जाती है प्रकृतिवादी, यानी प्रकृति को प्यार करने वाला, प्रकृति के बारे में जानने वाला प्रकृतिवादी पाई जाती है, जैसे आपके किसान होते हैं, एनवायरमेंट लवर होते हैं। ठीक है स्पेशल आपकी नहीं होने की, जब जो आदमी जो होता है जिसके अंदर ये बुद्धि होती है, जब वो अमूर्त तथ्यों के आधार पर अपना कंसेप्ट यहाँ पर निकाल लेता है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आप जिसको ठेकेदार कहते हो। ठीक है तो ठेकेदार अपना एक माइंड के अंदर खाली प्लॉट का नक्शा अपने माइंड के अंदर बैठा लेता है, फिर बता देता है यहाँ ऐसा कमरा निकालेंगे, यहाँ ऐसा कमरा, यहाँ पर सीढ़ियां निकालेंगे। म्यूजिकल इंटेलिजेंस उन लोगों के अंदर पाई जाती है जिनके अंदर संगीत में जो बुद्धि होती है, जैसे जो आपके जो सिंगर होते हैं, ठीक है, या जो आप रैपर वगैरह जो सुनते हो, ठीक है, रैप करते हैं, कौन सा गाना गाता है वो एनसीआर का वो जो गाता है, हाँ हाँ उसका एक रैप मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसके अंदर होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में जो आदमी होता है वो दूसरों की, ठीक है, वो दूसरों के मनोभाव उनकी दशा को समझ लेता है, यानी दूसरों से इंटरेक्ट करना वो यहाँ पर वो सीख लेता है, जैसे टीचर होता है, मनोचिकित्सक होता है, नेता होता है। ठीक है इनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। ठीक तो बेसिकली आंसर आपका सेकंड से हो जाएगा, और आप लोग जो आंसर दे रहे हो यहाँ पर वो बी आंसर आप लोगों का सही है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज आप लोग सभी सही दे रहे हो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिकथन यानी कि अजर्सन, गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं का चित्रण बच्चों को भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है।
अब इसका कारण दिया है कि जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है। बताइए ये आपका कौन सा इसके अंदर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। हाँ ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बात हुई है गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं की बात हो रही है कि जैसे जो मान लीजिए कोई बच्चा है, तो बच्चा या कोई व्यक्ति है, लड़का है, तो वो अपना उन रोल को करता है जो फीमेल काम करती है, और कोई फीमेल है तो वो उन कामों को करती है जो मेल काम करते हैं, जो सोसाइटी ने बनाए हुए हैं, मैंने नहीं बनाए हुए, ठीक है। तो अगर ऐसी गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में चित्रण बच्चों को दिखाया जाता है तो उसके लिए उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। अब एग्जामिनर ने यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर गलती दिया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बोनस नंबर आपको दे देता हूँ। देखिए ये तो आपको पता है कि जो जेंडर होता है वो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, क्या होता है, एक सामाजिक संरचना होती है, ठीक है, एक सामाजिक संरचना होती है। जबकि जो सेक्स होता है वो आपकी बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है। लेकिन जो सेक्स होता है, जेंडर होता है, जब हम इनको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो दोनों का मतलब ही क्या होता है, लिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसने कहा कि जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण होता है। जैविक रूप से निर्धारण बेसिकली नहीं होता, यहाँ पर होता है वो सामाजिक संरचना के अनुरूप निर्धारित होता है। मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद ही मान लीजिए उसका फादर आया और लड़का बच्चे को किसको हुआ, अरे इसे तो मैं कलेक्टर बनाऊंगा, इसे तो मैं फौज के अंदर भर्ती करूंगा, या इस प्रकार की बातें कहता है। तो देखो यहाँ पर जो समाज के अकॉर्डिंग यहाँ पर बांट दिया जेंडर को, जो जो समाज ने चीजें बताई है, लड़की होगी, अरे इसे लड़की को तो मैं ये वाला कोर्स कराऊंगा जो कुछ महिलाएं करती है। तो यहाँ पर समाज ने, सोसाइटी ने यहाँ पर बांट दिया जेंडर को, इसलिए जेंडर को सोशल कंस्ट्रक्ट माना जाता है, जबकि सेक्स को बायोलॉजिकल। अब सीबीएसई वालों ने इसको क्या माना हुआ है, इसको दोनों को ठीक मान लिया, और ये इसकी सही प्रकार से व्याख्या भी कर रहा है। बट अगर यहाँ देखा जाए तो सीबीएसई वालों ने इस चीज की गलती हुई है, क्योंकि सेक्स बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है और जेंडर आपका सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती इन्होंने की हुई है। आप लोग इसका क्या दे रहे हो, बी, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सीबीएसई वालों ने इसको माना पहला, सीबीएसई वालों ने इसको पहला सही मान लिया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सीबीएसई ने इस बार ऑनलाइन में दिए थे, हर बार ही देता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है, या ऑप्शन के अंदर गड़बड़ी रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जन्म के समय जेंडर जैविक रूप से निर्धारित नहीं होता, ये रहता है आपका सोशल कंस्ट्रक्ट के अकॉर्डिंग निर्धारित रहता है। तो सेकंड का अकॉर्डिंग